तो पिछले क्लास में हम लोग रिसर्च ही पढ़ रहे हैं। और रिसर्च में क्या पढ़े थे? रिसर्च का जो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच है वो पढ़े थे ना। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच और पॉजिटिविज्म अप्रोच में हम लोग बहुत सारे की पॉइंट्स भी देखे थे जो इम्पोर्टेंट था। कुछ टॉपिक इससे रिलेटेड, जैसे एक्सियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, मेटाफिजिक्स, है ना। और हम लोग ज्ञान मीमांसा भी देखे थे। तो इन सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़े थे। और लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? मेथड ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च, जिसके अंतर्गत बहुत सारे मेथड्स होते हैं और उसको हम पढ़े थे, है ना। तो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। नीट का ये सिलेबस है, रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें हम रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच को पढ़ चुके हैं। टाइप्स को आगे पढ़ेंगे। इसके मेथड्स ऑफ रिसर्च अभी पढ़ रहे हैं हम, जिसमें एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये सारे इसके मेथड्स हैं। उसके बाद हम लोग स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आए। ठीक है, चलिए। पिछले क्लास में जो हम मेथड्स ऑफ रिसर्च देखते हैं, तो मेथड्स ऑफ रिसर्च के कई सारे प्रकार है ना। जैसे ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे हो गया, मतलब उद्देश्य के आधार पर। डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल, है ना, ये हो गया। आउटकम मतलब परिणाम के आधार पर। फंडामेंटल या इसी को बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है। और अप्लाइड, लॉजिक के आधार पर दो होते हैं, डिडक्टिव, इंडक्टिव। प्रोसेस के आधार पर दो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जांच के आधार पर दो, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, है ना। और कॉन्सेप्ट के आधार पे, अवधारणा के आधार पे दो होते हैं, एक अनुभव और एक अवधारणा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे रिसर्च के जो टाइप्स है उसको आगे देखेंगे, जिसके अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के विषय में पढ़े थे। डिस्क्रिप्टिव से हमारा तात्पर्य है वर्णात्मक, और वर्णात्मक से हमारा तात्पर्य है वर्णन करना। क्या करना? वर्णन करना। किसका वर्णन करना? कोई भी तथ्य है उसको एज इट इज, एज इट इज वर्णन कर देना है, जैसा है वैसा वर्णन कर। यही होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, इसी में हम पढ़े थे कि मौजूदा मतलब वर्तमान समय में जो भी है, क्या मौजूद है उसको लिख देना है, जैसे को जैसे है वैसे लिख देना। यही हो गया वर्णात्मक। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़ आर्टिकल्स हो गए, न्यूज़ पेपर्स हो गए, उसमें क्या लिखते हैं हम? जो घटना होता है वही लिखते हैं। कुछ हिस्टोरिकल बुक्स होता है, तो हिस्टोरिकल बुक्स में क्या लिखा जाता है? जो हिस्ट्री में घटना हुआ वही लिखा जाता है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन और घटना को डिस्क्राइब करना और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाल, घटना के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे कारण परिणाम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पे बस ये बताया जाता है कि क्या एग्जिस्ट करता है।
आवाज जा रही है ना क्लियरली? चलिए, और आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है? हम्म। अब है इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का स्वरूप क्या होता है, नेचर। तो हम सर्वे के माध्यम से, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के माध्यम से, और एक उचित व्याख्या, एडिक्वेट इंटरप्रिटेशन के माध्यम से हम इसका रिसर्च करते हैं। ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंट शामिल नहीं होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है। जो हमको दिखाई देता है हम उसी को लिख देते हैं, इसमें प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे क्या लाभ होता है? तो हम बड़े संख्या का नमूना ले पाते हैं, है ना। तो अधिकतर जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होता है, वर्णनात्मक, उसमें एक लार्ज सैंपल लिया जाता है। आप में से कोई बताइए सैंपल क्या होता है? इसका मतलब? ये तो हिंदी बता दिए। इसका मतलब बताइए। हैं? गुड। चलिए, मान लेते हैं कि हमको एक मेडिसिन का रिसर्च करना है, एक मेडिसिन को पर रिसर्च करना है कि ये मेडिसिन इफेक्टिव है कि नहीं। समझ गए? ये मेडिसिन इफेक्टिव है कि नहीं। तो मेडिसिन के इफेक्टिवनेस को जांचने के लिए हम उस पर्टिकुलर बीमारी के जो लोग होंगे, मान लो कि 1 लाख लोग होंगे। ठीक है, 1 लाख लोग हैं जो एक बीमारी से, बुखार से ग्रसित है, और बुखार के लिए हम एक मेडिसिन बनाए, बुखार के लिए एक हम मेडिसिन बनाए। ठीक है, तो इस मेडिसिन का ट्रायल करने के लिए 1 लाख लोगों को मेडिसिन का डोज देना संभव तो नहीं है ट्रायल के लिए। तो ट्रायल के लिए हम कुछ लोगों को चुनेंगे, डिफरेंट 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 क्षेत्र से, जो जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो वहाँ का उनका कैपेबिलिटी भी चेंज होता है। डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लिए लेंगे। अगर मान लो एक ही एज ग्रुप 30 से 35 साल वाले एज ग्रुप का लेना है, तो हम इसी एज ग्रुप के लोगों को चूज करेंगे। और पूरा 1 लाख लोगों पे रिसर्च करना मुश्किल है, इसीलिए इसका हम छोटा साइज लेंगे, 5% या 1%, 1 से लेके 5%, है ना। तो मान लो 1% लिए, तो 1 लाख का 1% कितना हो जाएगा? 1,000 हो गया ना। तो 1,000 सैंपल साइज पे हमको रिसर्च करना। तो इस 1 लाख लोगों में से हम कितना चुनेंगे? 1,000। इसी को हम कहते हैं सैंपल। हाँ, जैसे एगो एग्जाम्पल दी थी कि हमको चावल खाना है और देखना है कि चावल कैसा लगता है, कैसा है खाने में। तो हम पहले थोड़ा सा चावल लेके एक दिन के लिए बना के देखेंगे, फिर हम बोरा उठा के ले आएंगे। वही वाला बात है, समझ गए? वही सिंपल। तो सिंपल तो जानते ही होंगे आप लोग। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है, उसमें एक लार्ज सैंपल का जरूरत पड़ता है। समझ गए? एक लार्ज सैंपल का जरूरत पड़ता है।
क्योंकि उसमें व्याख्या करना होता है। तो व्याख्या का क्या मतलब है, उसका बस डेटा को लिखना है, डेटा कलेक्ट करके उसको लिखना है। जैसे जनगणना है ना, जनगणना हो गया। तो जनगणना में क्या करते हैं हम, भारत के, मान लीजिए इंडिया में जनगणना होगा, तो इंडिया के सभी लोगों को काउंट किया जाएगा, है ना। सिर्फ काउंट ही नहीं किया जाएगा, इस टोटल को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटा जाएगा। तो एक इसमें मेल फीमेल कैटेगरी हो गया, ठीक है, और चाइल्ड का एक अलग कैटेगरी हो गया, ठीक है, एज ग्रुप का एक अलग कैटेगरी हो गया। अब एजुकेशन कैटेगरी वाला एक अलग हो गया, कौन कितना पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है कि लिटरेट है कि लिटरेट है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में लिख के हम क्या करते हैं, एक डेटा को रखते हैं, डेटा को सुरक्षित रखते हैं, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो इस डेटा का हम उपयोग कर सके। तो इसीलिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करवाया जाए। समझ गए, समझ गए ना। हम्म। तो कल तो पढ़ाए ही थे, इसके दो टाइप्स को पढ़ाए थे, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल से हमारा तात्पर्य होता है कि एक ही समय पर अध्ययन होता है। क्या होता है, एक ही समय पर अध्ययन होता है। जैसे अगर कोई मेडिसिन का इफेक्टिवनेस जांचना है, ठीक है, मेडिसिन का इफेक्टिवनेस जांचना है, तो क्या करेंगे हम, एक बार में डेटा कलेक्ट करेंगे, सैंपल लेंगे और उस पर ट्रायल कर लेंगे। तो एक बार डेटा कलेक्ट किए, एक बार डेटा कलेक्ट किए और इसका इफेक्टिवनेस पता चल गया, ठीक है। लेकिन समय के साथ परिवर्तन को समझने में सहायक के लिए हमको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करना पड़ता है, जिसमें सेम इंडिविजुअल से मल्टीपल टाइम डेटा लेना पड़ता है। तो ये तो एक बार इफेक्टिवनेस देखने के लिए हो गया। लेकिन अब देखेंगे कि इस मेडिसिन के यूजेस से, जैसे कोविड-19 का वो हम लोग वैक्सीन यूज किए, तो उस वैक्सीन के प्रभाव को जांचने के लिए क्या करते हैं हम, कुछ लोग जो 3 शॉट्स लिया हो, तीनों डोज लिया हो, जो तीनों डोज ले चुका होगा, उसका कुछ सैंपल सेलेक्ट करेंगे, मान लो 1000, एक एज ग्रुप का 30 से 40 साल वाला, और उससे डेटा लेंगे हम कि वैक्सीन लगाने के 1 साल बाद एक बार डेटा लेंगे, एक बार फिर दूसरा साल डाटा लेंगे, तीसरा साल डाटा लेंगे। क्यों ले रहे हैं हम, कि देख रहे हैं कि इससे कोई साइड इफेक्ट हुआ है क्या, कोई साइड इफेक्ट्स हो रहा है क्या, यही हम देखने के लिए क्या करेंगे, वैक्सीन का डेटा। समझ गए, यही हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो समझ गए ना, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल दो तरह का डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देख लिए, डेटा संग्रह के आवृत्ति के आधार पर, ठीक है। अब हम देखेंगे जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो इसके मुख्य रूप से 3 टाइप्स होते हैं, जो एक घटना को बेहतर ढंग से समझने में सहायक करते हैं। जैसे हम जो सर्वे करते हैं, पॉपुलेशन का सर्वे, सहसंबंध अध्ययन करते हैं, सहसंबंधात्मक अध्ययन आगे बताएंगे इसको, और कारण तुलनात्मक अध्ययन, कॉजल कंपैरेटिव स्टडी, कॉजल इफेक्ट नहीं, कारण तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। इसके अलावा एक
पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल, एक्सप्लोरेटरी, एनालिटिकल, ये सभी डिस्क्रिप्टिव के रूपांतरण में माने जाते हैं। समझ गए? ये सब डिस्क्रिप्टिव के जैसा ही माना जाता है। एक्स फैक्टो, हिस्टोरिकल, एक्सप्लोरेटरी और एनालिटिकल। चलिए अब हम सर्वेक्षण रिसर्च देखते हैं। सर्वे रिसर्च समझ में आ रहा है सबको? चलिए, अच्छा अनुपमा बताओ कि यथार्थवाद क्या होता है? यथार्थवाद, रियलिज्म। बोलो। हम्म ये यथार्थवाद होता है बाहरी दुनिया का सच, बाहरी दुनिया का सच। मतलब जो वास्तविक सच है, क्या है? जो वास्तविक सच है वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा अनुभव से, एक्सपीरियंस से और तर्क से, है ना? तो इसी का पता लगाना होता है रियलिज्म, यथार्थवाद, रियलिटी को पता करना। ठीक है, चलिए। तो सर्वे रिसर्च क्या होता है? सर्वे, हम सब लोग जानते हैं कि सर्वे में बस हम नाम, पता, ठिकाना, लिंग, कमाई यही पूछते हैं। तो उसमें एक्सपेरिमेंटल जैसा तो कुछ नहीं ना होता है? होता है। तो ये हो जाएगा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें कंट्रोल्ड कंडीशंस में कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कंट्रोल्ड कंडीशंस क्या होता है, कोई बता सकता है? गुड़िया बताओ, कंट्रोल कंडीशन क्या होता है? हम्म हाँ, वेरी गुड। और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? अच्छा, गुड। आप में से और कोई बताओ, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? एक बार फिर से समझा दो। चलिए, आप ये थोड़ा सा हाँ बताओ। हम्म
चलिए हम बताते हैं। चलिए हम बताते हैं। देखो, कंट्रोल ग्रुप का इस्तेमाल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किया जाता है। ठीक है, हम दो ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं ना। तो एक्सपेरिमेंटल में हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। किससे एक्सपेरिमेंट करके कंपैरिजन किससे करेंगे? दूसरे से करेंगे ना, जिसका एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंटल जब रिसर्च होता है उसमें एक एक ग्रुप को, दो ग्रुप हुआ ना, तो ये एक ग्रुप जो हो गया और ये दूसरा ग्रुप हो गया। तो एक ग्रुप को क्या करेंगे हम? मेडिसिन चलाएंगे, मेडिसिन देंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे। और दूसरा ग्रुप को हम कोई मेडिसिन नहीं देंगे, मेडिसिन नहीं देंगे। ठीक है, और तब हम कंपैरिजन करेंगे कि जो मेडिसिन दिया गया, ये मेडिसिन दिया गया, उस पे असर हुआ कि नहीं हुआ। और जिसको मेडिसिन नहीं दिया गया लेकिन उसको बताया गया कि आपको मेडिसिन दिया गया, इस पे असर हुआ कि नहीं हुआ। इसी को प्लेसिबो मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसिबो मेथड। ठीक है, प्लेसिबो मेथड्स में क्या होता है आप लोग को बताए होंगे, याद करिए कि आपको कहा जाता है कि ये दवाई आपके बुखार को ठीक करेगा, लेकिन उस दवाई में कुछ होता ही नहीं है, बस आपके माइंड को बताया जाता है। तो ये प्लेसिबो मेथड में जो दूसरा ग्रुप होता है, ये तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया। और ये हो गया कौन सा? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये हो गया कंट्रोल ग्रुप। समझ गए? इसके दवाई में आप डोज बढ़ा सकते हैं, है ना, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल, मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट ग्रुप पे ही होता है, कंट्रोल ग्रुप पे नहीं होता है। चलो, तो ये क्या था? ये कंट्रोल्ड कंडीशंस, समझ गए? इसमें कंट्रोल्ड कंडीशन में कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब जो एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? मतलब ये जो सर्वे रिसर्च होता है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। और नॉन एक्सपेरिमेंटल में रिसर्चर्स वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते। अब आपका फिक्स है कि 10 क्वेश्चन पूछना है, तो अब 10 क्वेश्चन ही पूछेंगे ना। तो इसमें मैनिपुलेट क्या करेंगे? 11वां क्वेश्चन तो नहीं ना पूछेंगे। तो इसमें रिसर्चर्स वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करता है, केवल डेटा को कलेक्शन करता है और डिस्क्रिप्शन पर जोर देता है। ठीक है, तो इसमें ये क्वांटिटेटिव टेक्निक हो गया, क्योंकि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी निकाल रहे हैं, है ना। तो ये लार्ज नमूना पर आधारित होता है। स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स का प्रयोग होता है ना। तो डाटा कलेक्शन के लिए एक फिक्स क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनायर या टूल्स का मतलब होता है एक फिक्स क्वेश्चन, एक फिक्स क्वेश्चंस या एक फिक्स टूल्स। ठीक है, इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। इंटरव्यू शेड्यूल्ड, इंटरव्यू में भी सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सभी एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स हैं। डाटा सर्वे रिसर्च में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोशल साइंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, विशेष रूप से सोशलॉजी में, एजुकेशन में और पोल साइंस में, है ना, सर्वे करने के लिए, डेटा कलेक्शन करने के लिए। तो डेटा कलेक्शन जो होता है वो दो मेथड से होता है। एक तो डायरेक्ट मेथड्स होता है जिसमें हम फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं, है ना।
और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड जो जो होता है जिसमें हम ऑनलाइन ओपिनियन लेते हैं, गूगल फॉर्म भरवा के, ठीक है, फीडबैक लेते हैं, सर्वे करवाते हैं, ये सब ऑनलाइन करवाते हैं या एक पेपर के माध्यम से करवाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड। पक्षपात की संभावना रहती है, भले ही रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग किया जाए, ठीक है। रिजल्ट कंपाइलेशन में सब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रैंडम सैंपलिंग सर्वे रिजल्ट की जेनरेबिलिटी के लिए बहुत आवश्यक होता है। रैंडम सैंपलिंग जानते होंगे आप लोग। रैंडम सैंपलिंग का मतलब यादृच्छिक सैंपलिंग होता है। रैंडम सैंपलिंग से हमारा तात्पर्य होता है, मान लो कि टोटल 10,000 लोग हैं, ठीक है, इसमें से हमको 1,000 लोगों को चुनना है, तो हम लॉटरी सिस्टम से 100 लोगों को चुन सकते हैं। सैंपलिंग बहुत प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ाएंगे। तो रैंडम सैंपलिंग का अर्थ होता है कि हम उसको क्या करेंगे, एक लॉटरी सिस्टम से उसको चूज कर लेंगे या आंख बंद करके छू लेंगे, समझ गए, या पहले जो आया उसको ले लेंगे, तो ये एक रैंडम सैंपलिंग हो गया, ठीक है। दूसरा है कोरिलेशन स्टडीज, सहसंबंधात्मक अध्ययन। ये क्या होता है, तो सहसंबंधात्मक अध्ययन जो होता है वो 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच होता है। कितने वेरिएबल्स, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच होता है, रिलेशनशिप का अध्ययन करने के लिए। और इसमें रिसर्चर्स किसी भी वेरिएबल को कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं करता है, और यह भी एक नॉन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सहसंबंध का स्वरूप। देखो ये इसी बार यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कोरिलेशनल रिसर्च के बारे में। कोरिलेशनल रिसर्च या कोरिलेशनल स्टडीज, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही टाइप्स है, समझिए यहाँ पे। तो कोरिलेशनल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसमें एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, समझ गया। दूसरा, एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ये निगेटिव कोरिलेशन हुआ। और तीसरा जीरो कोरिलेशन का तात्पर्य होता है दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, मतलब ये -1 वाला हो गया, ये +1 के बीच का, मतलब 0 लेवल का हो। समझ में आया। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। उसको मान लो कि 2 ग्रुप का हम स्टडी कर रहे हैं, है ना, 2 ग्रुप का स्टडी कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम 100 सैंपल को चूज कर लिए, ठीक है। तो इसमें अगर 10 को हम बढ़ाएंगे तो इसके जो दूसरा वेरिएबल होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, वो भी 110 गो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे देखो ना क्या बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सटर्नल वेरिएबल, इंटरवीन वेरिएबल हो सकता है ना, कोई भी वेरिएबल जो होगा वो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो एक साइड में अगर हम 110 कर रहे हैं तो दूसरा में हमको घटाना पड़ेगा, 90 करना पड़ेगा दूसरे ग्रुप में, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव कोरिलेशन। और जीरो कोरिलेशन मतलब इधर जितना चाहे उतना बढ़ा दो और इधर जितना चाहे उतना घटा दो, दोनों अलग अलग ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये कोरिलेशनल
रिसर्च का एक टाइप है। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे कि कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च क्या होता है, कारण तुलनात्मक शोध। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम जब टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, टेस्ट लेंगे और आपको बीच बीच में क्वेश्चंस देंगे, वो देख के और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कॉजल, हाँ प्लस वाला होगा ना, सुदृढ़ कौन होगा? दोनों बढ़ेगा। प्लस 0, देखो प्लस वाला हुआ ना तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, प्लस का मतलब अगर प्लस है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, और माइनस है तो ये निगेटिव कोरिलेशन हो गया, और जीरो है तो वो हो जाएगा जीरो कोरिलेशन। ठीक है, चलो कौशल, कारण और तुलना जो शोध होता है, कारण तुलनात्मक शोध, यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच एक कारण परिणाम संबंध को पहचानने के लिए किया जाता है। चलिए पहले हम एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझते हैं ताकि आप लोगों को समझने में हेल्प मिले। आप में से कोई बताइए, बबीता बताओ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं? स्वतंत्र चर किसको कहते हैं? बबीता। हाँ, स्वतंत्र चर किसको कहते हैं? हम्म, हाँ बोलो। अच्छा, और डिपेंडेंट वेरिएबल? गुड। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम लोग समझते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। चलो, चलो एक तरफ आपका टीचर है, ठीक है, और एक तरफ आपका स्टूडेंट है, और ये टीचर क्या पढ़ाएगा? आपको सिलेबस पढ़ाएगा, और आपसे क्या लेगा? टेस्ट, है ना। तो यहाँ पे देखो कि टीचर सिलेबस अच्छे से पढ़ाया तो आपका टेस्ट में स्कोर भी अच्छा होगा, होगा ना। अगर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाया तो आपके टेस्ट में स्कोर भी खराब होगा। तो टेस्ट किसके ऊपर निर्भर है? सिलेबस के ऊपर, है ना। हाँ, टीचर या सिलेबस के ऊपर निर्भर है, स्टूडेंट टीचर के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है? स्टूडेंट डिपेंडेंट है ना, किस पे? टीचर पे। तो स्टूडेंट या टेस्ट क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। और
इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या तात्पर्य होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का तात्पर्य होता है जो स्वतंत्र हो, उसको मन करेगा तो करेगा, नहीं मन करेगा नहीं करेगा, क्या फर्क पड़ता है? अब पढ़ना है पढ़िए, नहीं तो जाइए, मेरा मन नहीं पढ़ाएगा जाइए, बंद है क्लास, बस। समझ गए? वो स्वतंत्र है, वो राजा है, जहां मन करेगा वहां जाएगा, जहां मन नहीं करेगा नहीं जाएगा। तो ये राजा कौन हो गया? टीचर। तो टीचर क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो टीचर ही मैनिपुलेट कर रहा है किसको? सिलेबस को। और जैसे सिलेबस में हेर फेर हो रहा है तो टेस्ट का स्कोर भी हेर फेर हो जा रहा है, प्लस माइनस, है ना? तो जो हेर फेर कर सकता है, जिसमें हेर फेर किया जा सकता है सिलेबस में, तो सिलेबस क्या हो जाएगा? सिलेबस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और टेस्ट या स्कोर क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब समझ में आया? हिंदी में इसको स्वतंत्र चर कहते हैं और इसको आश्रित चर कहते हैं। चलो, अब तो समझ दूर हो गया स्वतंत्र और आश्रित चर का कंफ्यूजन। ठीक है? तो कारण तुलनात्मक जो अध्ययन होता है, शोध होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो संबंध होता है, कारण परिणाम संबंध को पहचानने के लिए किया जाता है। किसका? कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च का। और यह संबंध अनुमानित होता है क्योंकि रिसर्चर्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता है। कॉजल कंपैरेटिव स्टडी में इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता है। विशेषता क्या है इसकी? तो रिसर्चर्स दो या दो से अधिक ग्रुप की तुलना करता है, दो या दो से अधिक ग्रुप की तुलना करता है। यह उद्देश्य देखने के लिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने आउटकम मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित किया कि नहीं, है ना? तो हम मेडिसिन आपको चलाएंगे, उसमें पहले 50 mg पावर देंगे और देखेंगे कि आप पे काम कर रहा है कि नहीं। फिर हम इसको बढ़ा के 100 mg करेंगे और देखेंगे कि अब कितना काम कर रहा है। तो यही हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट क्या बोलते हैं, कॉजल कंपैरेटिव स्टडी, जिसमें शोधार्थी जो होता है रिसर्चर्स वो जानबूझ के मैनिपुलेट करता है ताकि आउटकम देख सके प्रभावित हुआ है कि नहीं। तो यह शोध क्यों का उत्तर देने का कोशिश करता है। ठीक है? शोध में क्यों हुआ उसका उत्तर देने का कोशिश करता है। आपका चार्जर क्यों उड़ा, वही टेस्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, कि देखते हैं आज 440 की जगह पे 560 वोल्ट दे के देखते हैं। 560 वोल्ट देता, आपका चार्जर उड़ जाता है। आप कहते अरे मेरा चार्जर उड़ गया। कैसे उड़ा? क्योंकि वो आपका वोल्टेज बढ़ा दिया, इसलिए आपका फोन, चार्जर, लाइट सब उड़ गया। समझ गए? तो वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत रखा जाए। समझ गए? चलिए, तो ऊपर में हम क्या देखे? कॉजल कंपैरेटिव स्टडी देखे। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो इसके भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे आपका टाइप्स ऑफ कॉजल कंपैरेटिव स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव कॉजल कंपैरेटिव स्टडी। रिट्रो देखो यहाँ पे, री का मतलब क्या हो गया? पूर्व। री का मतलब पूर्व। रिट्रो, रिट्रो मतलब पहले, पूर्व।
व्यापी रिस्पेक्टिव कॉजल कंपैरेटिव स्टडी, पूर्व व्यापी कारण तुलना, मतलब पीछे की ओर देखना। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे की ओर देखना। जैसे रिसर्च की शुरुआत परिणाम से होती है, फिर कारण खोजे जाते हैं। रिसर्च की शुरुआत किससे होती है? यहाँ पे परिणाम से। जैसे जमीन गीली है, क्या है? जमीन गीली है, तो इस पे रिसर्च जो होगा वो क्या होगा? परिणाम क्या है? ये तो परिणाम है ना, जमीन गीली है। तो इस पे अगर रिसर्च होगा तो इसका कारण खोजा जाएगा कि आखिर गीली क्यों है। कोई यहाँ पे पानी पटा दिया है क्या, या कोई मूत्र विसर्जन कर दिया है क्या? ठीक है, या किसी का बोतल का ढक्कन खुल गया, यहाँ पे पानी गिर गया। तो ये सब देखने के लिए क्या करते हैं हम? ये रिसर्च करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। ठीक है, और यह सबसे कॉमन रिसर्च टाइप। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों का स्कोर कम आया, क्या आया? स्कोर कम आया, तो उस ये तो एक परिणाम है ना। इसका कारण देखने के लिए जो हम रिसर्च करेंगे उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बिल्कुल, पूर्वव्यापी कारण तुलनात्मक अध्ययन। कितना आसानी से समझ में आ जा रहा है, बताओ। हमको इतना आसानी से समझ में आ जा रहा है, तो आप लोगों को तो और आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए, आज बहुत कम बच्चे आए हैं, क्या है, टाइम एक्सटेंड हो गया इसलिए क्या? दूसरा है प्रोस्पेक्टिव कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। ये होता है भावी, मतलब ये फ्यूचर ओरिएंटेड हो गया। ये हो गया पास्ट ओरिएंटेड, पीछे पहले परिणाम देख के कारण का पता लगाना। यहाँ पे कारण देखकर परिणाम का पता लगाना, है ना। मतलब इसकी शुरुआत किससे होती है? कारण से, और इससे परिणाम को देखा जाता है कि परिणाम बदलेगा कि नहीं। जैसे किसी विशेष ट्रेनिंग के भविष्य में अचीवमेंट पर प्रभाव का अध्ययन डालना। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, तो क्या आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इसका पता लगाना, इसको अनुमान करना, क्या हो जाएगा? प्रोस्पेक्टिव कॉजल कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, समझ गए? चलिए, उसके बाद हम देखेंगे एक्स फैक्टो रिसर्च क्या होता है। एक्स फैक्टो, एक्स 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 समझिए, आप लोगों का भी एक्स वाई जेड होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो एक्स का क्या काम होता है? एक्स जो था वो घटना था, हो जाने के बाद आप जीवन जी रहे हो ना, है ना। तो एक्स पोस्ट, पोस्ट आ गया यहाँ पे। तो पोस्ट मतलब बीता हुआ चीज, तो घटना के बाद, क्या समझे? घटना के बाद। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, घटना के बाद जो शोध होता है उसी को हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। जैसे अभी आप देखें कि जमीन गीली है, ठीक है ना, तो जमीन गीली है, तो हम ये तो घटना हो गया। अब इसके बाद जो रिसर्च होगा तो इसका कारण ढूंढेगा, ढूंढेगा ना, कि बारिश हुआ है इसी की वजह से जमीन गीली है। तो ये हो गया एक्स फैक्टो रिसर्च। आफ्टर द फैक्ट, एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब आफ्टर द फैक्ट, घटना के बाद जो हम अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका उपयोग ज्यादातर सोशल साइंसेस में और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, जो किसी घटना के हो जाने के बाद या
उसके समय किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा? जो घटना हो गया, अब मान लेते हैं 1857 का घटना हो गया, 1857 का जो आंदोलन हुआ वो हो गया, तो उसके वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है क्या? नहीं ना। घटना के बाद कैसे मैनिपुलेट करेंगे? एक्सीडेंट हो गया, फिर से एक्सीडेंट थोड़ी ना करवाएंगे किसी का घटना वो कारण देखने के लिए। तो यही हो जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो। तो ये नॉन मैनिपुलेटेड फेनोमेना का एक अध्ययन है जिसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये एक्स फैक्टो रिसर्च जो होता है वो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च से काफी हद तक जुड़ा होता है। बस समझ गए? समझ गए ना? चलिए, आप लोग को लगता है कि नींद आ रहा है ना? शोरगुल हो रहा है? हाँ, ऐसी बात है। तो चलिए, तो एक क्वेश्चन का मेरा जवाब दीजिए कि मेटाफिजिक्स क्या होता है? बताइए। अध्यात्म विज्ञान। किससे पूछे, किससे पूछे? हाँ, गीता। गीता कल क्लास करी थी। हाँ, बताइए मेटाफिजिक्स क्या होता है? बहुत अच्छा काम किए। इसके लिए तो आपको शाबाशी मिलना चाहिए। यही तो आप लोगों का प्रॉब्लम है कि एक बार पढ़ लेते हैं, दोबारा पीपीटी ही नहीं देखते हैं, और एग्जाम के टाइम में इतना बर्डन आ जाता है कि आप उसको दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को बार बार यही बात कहते हैं कि जैसे क्लास हो और उसका पीपीटी रात में एक बार जरूर पढ़ लो, 15 से 20 मिनट लगेगा, आलस नहीं करो। आपके बदला कोई और नहीं पढ़ने वाला है कभी भी, और आपके बदला सिर्फ आप ही पढ़ने वाले हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है, 140 दिन का समय मिला है। ये एक बार बस सीरियस होके कर लो, बस एक बार, 140 दिन, उसके बाद छोड़ दो, पढ़ाई नहीं हो रहा है। समझ गए? लेकिन पूरा सीरियस होके पढ़ना है। एक और आप लोगों को बात बताना चाहेंगे कि आप बस आपको मोटिवेशन चाहिए ना। रोज रोज आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने जाएगा। आप डिसिप्लिन को फॉलो करिए। समझ गए? आप डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। आप एक फिक्स रूटीन बना लीजिए और अपने आप में ठान लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो करेंगे। बस आप करते रहिए, चाहे हम बोर आप देखो, जो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है ना, वो व्यक्ति जो करना चाहता है उस डिसिप्लिन को अपने लाइफ स्टाइल में इन्वॉल्व कर लेता है, उसको लाइफ स्टाइल बना लेता है डिसिप्लिन को। आप 4 दिन के लिए डिसिप्लिन फॉलो करके सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये डिसिप्लिन बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाला चीज है। आप जब इसके अपने जीवन में उतार लेंगे कि मेरा डिसिप्लिन है, जैसे आपका डिसिप्लिन है कि आप सुबह सो के उठ के पानी पीते हो, अपने आदत में शुमार कर लिए हैं, उसी तरीके से इसको अपने आदत में शुमार कर लीजिए कि हम जो चाहते हैं वो मेरे आदत में हो जाए। हमको पढ़ना है, 4 घंटा तक पढ़ना है। जैसे बिना खाना बनाए आप रहते नहीं है एक दिन, उसी तरीके से बिना पढ़े आपका एक दिन नहीं जाना चाहिए, वो आपके डिसिप्लिन में होना चाहिए। हमको 4 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। आप 5 घंटा पेपर 2 के लिए और 3 घंटा पेपर 1 के लिए जब डिसाइड किए हैं, ये आपके डिसिप्लिन में हो गया। हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मोबाइल चलाएं चाहे नहीं चलाएं,
खाना खाए चाहे नहीं खाए, दोस्तों से बात करे नहीं करे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे नहीं करे, बाहर में जाए सब, ये हमारे डिसिप्लिन में है। जैसे अगर आप जिम जाते हैं तो आप रोज जिम जाते हैं, ये आपके डिसिप्लिन में है। इसको भी डिसिप्लिन में डालो, रूटीन को अपने डिसिप्लिन बना लो, रूटीन को, और कुछ नहीं चाहिए। कैसे रिजल्ट आता है फिर देखना। ठीक है, चलो अब हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च देखेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? तो हम सब जानते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में हिस्ट्री जो होता है उसका हम अध्ययन करते हैं, है ना। ऐतिहासिक जो तथ्य होता है, फैक्ट्स होता है, उसका अध्ययन करते हैं। तो क्या करते हैं, वो अध्ययन में हम या तो तुलना करते हैं या उस डेटा को कलेक्ट करते हैं जो डेटा छुपा हुआ है, जिसको कोई आइडेंटिफाई नहीं किया हो। और पुराने डेटा के आधार पर क्या करते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं। यही तो होता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। और ये हम इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट तो करते नहीं है, नहीं ना करते हैं, हम इसको वर्णन करते हैं। वर्णन मतलब डिस्क्रिप्टिव। तो यह एक डिस्क्रिप्टिव का ही रूप है हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, और एक्स पोस्ट फैक्टो से काफी मिलता जुलता है। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब घटना के बाद। तो इतिहास तो घटना के बाद ही लिखा जाता है ना, घटना के पहले तो नहीं लिखा जाता है। तो शोध का फोकस क्या होता है, किसी समस्या या विषय के जो ऐतिहासिक पक्ष है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, उसको डिफाइन करना। ठीक है, तो पास्ट इवेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया जाता है इससे। ठीक है, समझ गए। जैसे भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का विकास कैसे हुआ, तो विकास इसका देखने के लिए आप चरण दर चरण आगे बढ़ना पड़ेगा ना। पहले आप मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का शुरुआत कब से हुआ, वुड डिस्पैच से। ठीक है, तो वुड डिस्पैच को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो घटना आया उसको देखेंगे, उसके बाद जो घटना आया तो ऐसे ही करके इसके विकास क्रम को लिखना है हमको, विकास क्रम को। यही हो गया हिस्टोरिकल रिसर्च। उसके बाद होता है एनालिटिकल रिसर्च। क्या होता है, अब देखो वहां पे हम वर्णनात्मक पढ़े थे और यहां पे हम पढ़ रहे हैं विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक रिसर्च किसे कहते हैं, तो इसमें जो रिसर्चर्स होते हैं वो पहले से उपलब्ध फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन का ही उपयोग करते हैं। यहाँ पे नया डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता है। यहाँ पे नया डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता है, उपलब्ध सामग्री का ही एक विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है, विश्लेषण। और विश्लेषण किस आधार पर, आलोचनात्मक आधार पर। आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल, आलोचना करके कि आखिर ये जो घटना हुआ उस जैसे हम लोग दिन वाला क्लास में देखे थे कि 1857 की क्रांति सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं थी। इसका क्या करना है, आलोचनात्मक विश्लेषण करना। तो यही हो जाएगा आलोचनात्मक विश्लेषण। समझ गए, यहाँ पे क्रिटिकल इवेल्युएशन हो गया। चलो हम आप लोगों को ना एक डिस्क्रिप्टिव वर्सेस आपको एनालिटिकल रिसर्च के बारे में बताते हैं।
एनालिटिकल रिसर्च के विषय में बताते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर समझिए। हम लोग डिस्क्रिप्टिव में क्या पढ़े थे? न्यूज़पेपर पढ़े थे ना। लेकिन एनालिटिकल रिसर्च में हम क्या पढ़ेंगे? पत्रकार। पत्रकार किसको कहते हैं? जो कोई भी न्यूज होता है उसको क्रिटिसाइज करता है। क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है। आखिर ये घटना क्यों हुआ, इसके पीछे कौन है, आखिर कारण कौन है इसके पीछे? सरकार की लापरवाही है कि लोगों की लापरवाही है, क्या है? तो क्रिटिसाइज कौन किया, आलोचना कौन किया? पत्रकार। वो एनालिटिकल रिसर्च हो गया। और किसके आधार पर किया? डिस्क्रिप्टिव के आधार पर किया। आधार क्या था? डिस्क्रिप्टिव। तो डेटा कहां से लिया? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से, और क्रिटिसाइज कर दिया इसको। जैसे जनगणना में चाइल्ड मोर्टेलिटी को भी नोटिस किया जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी अगर रिसर्च होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी पे, शिशु मृत्यु दर पे, तो बताया जाएगा कि पिछले 10 साल में प्रतिवर्ष हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है। तो पत्र, वो एक आर्टिकल होता है ना, उसको तो कोई पत्रकार ही लिखता है ना, न्यूज कलेक्शन नहीं है वो। गुड। ठीक है। तो 50, शिशु मृत्यु दर 50 है आउट ऑफ 100। तो इस ये तो दिखाएगा कौन? ये दिखाएगा डिस्क्रिप्टिव। और इस पे क्रिटिसाइज करेगा सरकार को कि आखिर जब 50 शिशु मृत्यु दर है तो आप इस पे कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे? तो ये हो जाएगा हमारा एनालिटिकल रिसर्च। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर, अन्वेषण करना। ये हिस्ट्री में होता है ज्यादातर। इसमें हम क्या करते हैं? खोजते हैं। यहाँ पे हाँ, रिसर्च जो होता है वो एक प्रारंभिक चरण में किया जाता है। जैसे आपको एक उभरा हुआ जमीन दिख गया यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसको खोदने वाले हैं यहाँ से हीरा निकालने के लिए। हीरा निकालने के लिए, तो हीरा निकालना, यहाँ पे हीरा है, हीरा है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाता है, इसका अन्वेषण किया जाता है ना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जानते होंगे आप लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ? अन्वेषण हुआ, एक्सप्लोरेशन हुआ। एक्सप्लोर किया गया पहले कि आखिर इसके अंदर में कुछ है कि नहीं। तो वहां पे एक विशिष्ट संरचना दिखा, बड़ा बड़ा पत्थर का घर दिखने लगा, पत्थर का ईंट दिखने लगा। तो लोग इससे क्या हुए? आकर्षित हुए। तो अब क्यूरियोसिटी पैदा हुआ, किस चीज के लिए? खोदने के लिए। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या करता है? इसका पता लगाता है, राइट, एक्यूरेट पता लगाता है इसके अंदर कुछ है भी या नहीं। इसी के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाता है। और इसके बाद जब पता चला कि यहाँ पे कुछ विशिष्ट है तो इसका एक्सकेवेशन होगा। क्या होगा? एक्सकेवेशन, उत्खनन। ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का क्या काम होता है? एक प्रारंभिक चरण में किया जाता है जो किसी क्षेत्र में बहुत कम जानकारी उपलब्ध होने पर किया जाता है। ठीक है। किसी क्षेत्र में अगर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है तो ये रिसर्च करके उसके अंदर की जानकारी निकाला जाए। इसी के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाए। जैसे आपको पता है कि बाबा धाम मंदिर बहुत फेमस है ना। बाबा धाम मंदिर जो है वो बहुत फेमस है भोला बाबा के लिए, बस आपको पता है। और आपको क्यूरियोसिटी हो रहा है आपको जानने के लिए कि आखिर इसमें स्पेशल क्या है।
तो आप उसको एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे ना वहां पे, वही हो गया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, है ना। जैसे आप सोचते होंगे गुफा है, वहां पे गुफा में क्या है, तो गुफा तो पता है लेकिन गुफा के अंदर क्या आपको नहीं पता, तो वही एक्सप्लोर करने जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इनिशियल स्टेज रिसर्च होता है। ठीक है, और यह तय करने के लिए किया जाता है कि आगे डिटेल रिसर्च करना उचित है कि नहीं है। समझ गए। और ये फिजिबिलिटी स्टडी भी इसको कहते हैं, और पायलट स्टडी भी कहा जाता है ना। जैसे आप लोग पायलट प्रोजेक्ट के बारे में सुने होंगे। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम जब लागू करने वाला होता है तो उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाता है। मान लो कि हर घर शिक्षा अभियान, अगर मान लो कि एक प्रोजेक्ट है हर घर शिक्षा अभियान, कि हर घर में कुछ टीचर रखा जाएगा और सबको शिक्षा दिया जाएगा, तो इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। कुछ शिक्षक चुना जाएगा और कुछ गांव को सिलेक्ट किया जाएगा, 4-5 गांव को, और वहां पे उसको भेज के देखा जाएगा 4-5 महीना तक कि ये काम करता है कि नहीं, इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा तो ये पायलट प्रोजेक्ट एक बड़ा सा बिग प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जाए। ठीक है, इसीलिए पायलट प्रोजेक्ट करवाया जाता है। जैसे सुमन बोली ट्रायल, हाँ तो ट्रायल के रूप में। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इनिशियल स्टेज होता है ना, कि पहले हम ट्राई करके देखते हैं कि आगे कुछ मिलता है कि नहीं। तो ये एक स्मॉल स्केल स्टडीज होता है, छोटा अध्ययन किया जाता है ताकि रिसर्च की संभावनाएं जानी जा सके। समझ गए। पर्पस क्या होता है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, टर्म्स को डिफाइन करना, प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई करना, हाइपोथेसिस डेवलप करना, रिसर्च प्रायोरिटीज और ऑब्जेक्टिव्स तय करना। ठीक है, और रिसर्च क्वेश्चन तैयार करना। इससे क्या होगा कि आगे हमको खोजना क्या है, करना क्या है, ये डिसाइड हो जाता है। तो इसमें हम सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल करते हैं, एक्सपीरियंस सर्वे का इस्तेमाल करते हैं जो सर्वे पहले से हो चुका होता है, केस स्टडीज का इस्तेमाल करते हैं। इन सारे मेथड को इस्तेमाल करके हम एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो पिछले ही क्लास में अटक गए लगता है ना। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ेंगे और इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। आप लोग को ना ये पीडीएफ दे देंगे, आप लोग पढ़ के आइएगा और हम लोग और इसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे क्लास में। ठीक है, समझ गए।